सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल, लखनऊ से आपके समक्ष समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम समाजशास्त्र का खंड का समाजशास्त्र परिचय का प्रथम अध्याय समाजशास्त्र और समाज का भाग 3 लेकर उपस्थित हैं। बच्चों, आज के पाठ की चर्चा, आज के भाग की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि आपने जो पिछला खंड पढ़ा था उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात करेंगे। फिर समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से कैसे संबंध हैं, क्या संबंध हैं, उनकी बात करेंगे। और समाजशास्त्र में का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है, और समाजशास्त्र सामाजिक मानव विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम आपको पिछले पाठ की पुनरावृत्ति करा देते हैं। समाजशास्त्र का जन्म और विकास यूरोपीय पृष्ठभूमि में हुआ, जिसमें उस समय के बौद्धिक आंदोलनों और भौतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने ये भी पढ़ा कि तीव्र गति से होने वाली वैज्ञानिक खोजों ने वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दिया। पिछले खंड में आपने ये भी पढ़ा बच्चों कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नवीन मशीनों और तकनीकी आविष्कार ने नवीन औद्योगिक नगरीय जीवन शैली को जन्म दिया। भारत में भी औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप फैक्ट्री व्यवस्था की नींव पड़ी, जिससे उत्पन्न परिवर्तनों को समझने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो गया। बच्चों, आज सबसे पहले हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात करते हैं। विषय क्षेत्र क्या होता है? विषय क्षेत्र अध्ययन की वो सीमा है जिसमें ज्ञान की किसी शाखा को डेवलप किया जाता है। आप ये जानते हैं कि समाजशास्त्र की विशेष रुचि सामाजिक संबंधों के अध्ययन में है, लेकिन समस्त प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन होना चाहिए या कुछ विशेष प्रकार के संबंधों को ही इसकी अध्ययन वस्तु होना चाहिए, इस बारे में अलग अलग विचार उत्पन्न हुए हैं। और विचारकों के ये जो 2 समूह हैं, विचारकों के समूह 2 भागों में बट गए। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक समन्वयात्मक संप्रदाय के नाम से। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों में सिमेल, टॉनीज, वीरकांत, वॉन-वीज, पार्क और बर्गिस का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इस स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का मानना है बच्चों कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, अर्थात इसमें सब प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है तो इसका जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र को करना चाहिए। समाजशास्त्र को केवल प्रतिस्पर्धा के बाहरी स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। सिमेल ये भी कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु के 2 भाग होते हैं, उसका स्वरूप और उसकी अंतर्वस्तु, और स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जैसे किसी बर्तन में यदि जल रख दिया जाए
या शरबत रख दिया जाए या विष रख दिया जाए, इससे उसके बाहरी स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से सामाजिक संबंधों के भी बाहरी स्वरूप और अंतर्वस्तु भिन्न होते हैं और समाजशास्त्र को केवल सामाजिक स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है विशिष्ट विज्ञान है और ये एक विशुद्ध विज्ञान भी है। टॉनीज विशेष रूप से विशुद्ध विज्ञान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र प्योर सोशियोलॉजी है। इसको न तो किसी अन्य सामाजिक विषय से विज्ञान से अपना कंटेंट लेना चाहिए, ना ही टेक्निक्स। ये एक स्वतंत्र विज्ञान की तरह इसको काम करना चाहिए। जबकि इससे अलग समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक ऐसा नहीं मानते। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों में दुर्खीम, हॉबहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और ये मानते हैं कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है और इसमें सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से अलग नहीं है। सोरोकिन एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भौतिक वस्तु और सामाजिक संबंध को हम एक तरह से नहीं समझ सकते, एक तरह से आकलन उसका नहीं कर सकते। भले ही भौतिक वस्तुओं पर उसके बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप का आपस में कोई संबंध ना हो या आपस में कोई एक दूसरे को प्रभावित ना करते हों, लेकिन सामाजिक संबंधों के विषय में ऐसा नहीं है। मानिए किसी विद्यालय से उसके प्रधानाचार्य, उसके टीचिंग स्टाफ या उसके स्टूडेंट्स को वहाँ से हटा दिया जाए तो विद्यालय का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा होना काफ़ी कठिन और मुश्किल है। तो इसलिए ये एक समन्वयात्मक विज्ञान है जिसको अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी संबंध रखना चाहिए और इसके जो अध्ययन क्षेत्र है वो व्यापक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध की। बच्चों, समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है और सामाजिक संबंध में सारे हर प्रकार के व्यक्ति के संबंध जो है वो उसके सामाजिक संबंधों में शामिल होते हैं, चाहे उसके राजनीतिक संबंध हों, आर्थिक संबंध हों, धार्मिक संबंध हों या मानसिक प्रक्रियाएं हों उसकी। तो इसी कारण से समाजशास्त्र जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से कुछ न कुछ रिलेशन ज़रूर शेयर करता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में कुछ सामान्य साझी संकल्पनाएं और अवधारणाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग समाजशास्त्र में भी किया जाता है और उस विशिष्ट प्रकार के सामाजिक विज्ञान में भी, जो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से अलग अलग अवधारणाएं हैं जो समाजशास्त्र भी उसी प्रकार से प्रयोग करता है जिस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञान। और इसी तरह से अध्ययन पद्धतियों में भी शेयरिंग है, यानी समाजशास्त्र में भी उन्हीं अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होता है और वे अध्ययन पद्धतियाँ अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी प्रयुक्त की जाती हैं। इस तरह से बच्चों समाजशास्त्र एक अंतः विषयक उपागम है, एक ऐसा उपागम जिसमें विभिन्न विषयों की अंतर वस्तु का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध। बच्चों, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। उससे पहले हम ये समझ लें कि अर्थशास्त्र में किस तरह की क्रियाएं शामिल होती हैं। व्यक्ति की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वे अर्थशास्त्र का भाग होती हैं। उत्पादन, उपभोग, वितरण, खर्चे की आदतें, बचत की आदतें, ये सारी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हैं, अध्ययन वस्तु हैं। अब बहुत सारी सामाजिक समस्याएं ऐसी भी हैं बच्चों जिसके आर्थिक पहलू भी होते हैं, जैसे श्वेतवसन अपराध, जैसे भिक्षावृत्ति, जैसे ऋणग्रस्तता, जैसे निर्धनता। जो अर्थशास्त्र भी इन समस्याओं का हल निकालने में उत्सुक रहता है, लेकिन समाजशास्त्र विशेष रूप से इन समस्याओं के हल में सहायक होता है। अर्थशास्त्र मानिए निर्धनता है, तो निर्धनता किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, निर्धनता को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है, विभिन्न देशों में निर्धनता के कौन कौन से पैमाने हैं, ये तो अर्थशास्त्र अध्ययन करता है।
और निर्धनता किन कारणों से उत्पन्न होती है, निर्धनता के निराकरण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। और अर्थशास्त्री अपनी आर्थिक नीतियां बनाते समय समाजशास्त्री की हेल्प या उनकी मदद ज़रूर लेते हैं, क्योंकि कोई भी आर्थिक नीति बनाई जाती है तो उसमें उस समाज की संस्कृति और उस समाज की संरचना का अध्ययन नितांत आवश्यक होता है। आर्थिक कारकों का बच्चों सामाजिक परिवर्तन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कार्ल मार्क्स तो ये तक कहते हैं कि जब भी कोई नई सामाजिक संरचना पैदा होती है या समाज का जो विकास हुआ है उसमें हर युग में नई सामाजिक संरचना जो पैदा हुई है वो पिछले युग की वर्ग संघर्ष का परिणाम है। और कार्ल मार्क्स 5 भागों में समाज के विकास को बांटते हैं: आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। और वो कहते हैं कि प्रत्येक समय में जो है 2 वर्गों में समाज बटा और इन दोनों वर्गों के आर्थिक हित आपस में टकराए, जिससे वर्ग संघर्ष पैदा हुआ और उसी से सामाजिक परिवर्तन हुआ, नई सामाजिक संरचना का जन्म हुआ। इसके अलावा बच्चों सामाजिक कारकों का आर्थिक कारकों का सामाजिक आदतों पे भी प्रभाव पड़ता है। किस तरह से आर्थिक कारक सामाजिक आदतों को प्रभावित करते हैं? जैसे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत भारी निवेश किया जाता है, यानी बहुत आकर्षक और बहुत ज़्यादा महंगे विज्ञापन बनाए जाते हैं, बड़े चर्चित चेहरे लिए जाते हैं जिनको बहुत मोटी फीस अदा की जाती है। तो ये जो महंगे विज्ञापन हैं, ये क्यों, विज्ञापनों पे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? ताकि जो आम जन है जब वो आकर्षक विज्ञापनों को देखते हैं तो उनके जो उपभोग की आदतें हैं, वो उनके जो जीवन शैली है उनको बदला जा सके। और इसका इतना प्रभाव होता है कि जो वस्तु पहले अनावश्यक लगती थी, उन विज्ञापनों को देखने के बाद आम जन को वो अपनी जीवन शैली का हिस्सा लगने लगती हैं या बहुत आवश्यक लगने लगती हैं। जैसे सौंदर्य संबंधी उत्पाद, जैसे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड जूते। तो ये सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो व्यक्ति की उपभोग की आदतों को बदलता है। तो इस तरह से आर्थिक कारक सामाजिक आदतों पे प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि आर्थिक नीति निर्माण में भी समाजशास्त्र का योगदान होता है, कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनती है, कोई भी आर्थिक नीति जब बनती है तो उस समाज की संरचना का ध्यान रखते हुए बनती है, उस समाज की संस्कृति का ध्यान रखते हुए बनती है, उस समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए बनती है। इस प्रकार से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का बहुत गहरा संबंध है और आर्थिक समाजशास्त्र व्यक्ति के जो सामाजिक समस्याएं हैं या व्यक्ति का जो सामाजिक क्षेत्र है उस पर विशेष रूप से केंद्रित होता है। पियर बोर्डियू बच्चों हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें खुशियों भरा अर्थशास्त्र सामने लाना होगा जिसमें सबके हितों पर ध्यान दिया जाए। तो सबके हितों पे ध्यान देना ये समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए जो अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र है वो आर्थिक समाजशास्त्र के जरिए एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं बच्चों समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की। बच्चों राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? राजनीतिक विज्ञान में व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाएं शामिल होती हैं। सरकार का संगठन कैसे होता है, सरकार का गठन कैसे होता है, शासन, प्रशासन, संविधान, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य इत्यादि विषयों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी मानता है, लेकिन राजनीतिक प्राणी भी सामाजिक प्राणी ही होता है, क्योंकि राजनीति का जन्म तो तभी होता है जब वो किसी समाज के अंतर्गत हो। समाज पहले जन्मा और उसके बाद राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। हालांकि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में बाद में स्थापित हुआ। खैर, तो राजनीतिक प्रक्रियाएं जो है सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं, इसीलिए इनके विषय क्षेत्र में काफ़ी समानताएं भी हैं। बच्चों आपने देखा होगा
चुनाव के पहले जो एग्ज़िट पोल्स निकलते हैं उसमें आम जनता के चुनावी रुझान की बात की जाती है और आम जनता किसी राजनीतिक दल की पॉलिसीज़ के बारे में क्या सोच रही है, क्या विचार रख रही है, उस आधार पे उनका जो वोटिंग का रुझान है वो जाना जाता है। ये जाना जाता है कि जनता किस पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीतियों से ज़्यादा प्रभावित है, किस पॉलिटिकल पार्टी से वो नाराज़ है, और एग्ज़िट पोल के नतीजे अक्सर जो है वही आते हैं जो एग्ज़िट पोल जो है वो भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है और अक्सर इसके नतीजे काफ़ी ठीक होते हैं। तो बच्चों, ये जो एग्ज़िट पोल्स हैं ये एक्चुअली सोशल बिहेवियर है, जो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है आम सोसाइटी की, वो इसके द्वारा जानी जाती है। तो इस तरह से समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में एक भिन्नता ये है कि राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है, ये व्यक्ति के केवल राजनीतिक संबंधों की स्टडी करता है, लेकिन समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की स्टडी करने के कारण इसका जो क्षेत्र है वो राजनीति शास्त्र से व्यापक है। राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों विषयों का समन्वय है। मैक्स वेबर ने राजनीतिक समाजशास्त्र की अवधारणा की बात की है और उन्होंने कहा है कि इस शाखा के अंतर्गत समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के समन्वित मुद्दों पे बात होती है, समन्वित मुद्दों का अध्ययन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वोटिंग का क्या रुझान है और किस तरह से जो है आम राजनीतिक दल जो है जनता के रुझान को देखते हुए भी ही अपना चुनावी घोषणा पत्र लेकर आते हैं। इसके अलावा जेंडर के मुद्दे भी इसमें शामिल हैं इत्यादि। अब हम बात करते हैं बच्चों समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध की। समाजशास्त्र और इतिहास का आप जानते हैं बच्चों कि इतिहास जो है वो अतीतकालीन अध्ययन है। समाजशास्त्र समकालीन समाजों का या इससे कुछ पहले के समाजों का अध्ययन है। तो इतिहास जो है किसी भी समाज के इतिहास को तभी समझा जा सकता है जब हम उसके सामाजिक पक्ष को भी समझें। और ये जो है इतिहास जो है वो अतीतकालीन अध्ययन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और दोनों की वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग में अंतर है, यानी इतिहास जो है केवल हिस्टोरिकल मेथड्स का यूज़ करता है, जबकि समाजशास्त्र सांख्यिकी पद्धतियों के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग करता है। इतिहास ऐतिहासिक घटनाओं का यथातथ्य अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र की ये विशेषता है कि वे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ या किसी सामाजिक ऐतिहासिक समस्या के निराकरण पर भी, विश्लेषण पर भी बल देता है। सामाजिक इतिहास दोनों विषयों का समन्वय है बच्चों। सामाजिक इतिहास या सोशल हिस्ट्री ये एक ऐसी शाखा है जो उन मुद्दों की चर्चा करती है, उन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करती है जो समाजशास्त्र और इतिहास में एक जैसे हैं। पहले क्या होता था, जो परंपरागत इतिहास है वो केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास था, लेकिन ये जो समकालीन इतिहास है वो उन सामाजिक पक्षों की भी चर्चा करता है जिनकी अब तक स्टडी नहीं की गई, जैसे ज़मीन संबंधी परिवर्तन या राजस्व संबंधी मुद्दे, जैसे लिंग संबंधी मुद्दे इत्यादि। अब बात करते हैं बच्चों समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध की। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जो है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेता है तो समाज में ही जन्म लेता है और जीवन पर्यंत, जीवन से लेकर मृत्यु तक उसका पूरा जीवन समाज में ही गुजरता है। व्यक्ति जब पैदा होता है बच्चों, तभी से उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी वो सामाजिक सीख स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत सारी चीज़ें अपने परिवेश से, अपने खेल के साथियों से, पास पड़ोस से, नातेदारी से और फिर आगे चल के बहुत सारे औपचारिक संस्थाओं और समूहों से सीखता है।
तो इस तरह से समाजशास्त्र जो है वो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत व्यवहार सामाजिक संरचना से प्रभावित होता है। इसका अर्थ है बच्चों, दुर्खीम ने एक स्टडी की है सुसाइड पे, उनकी पुस्तक का नाम भी सुसाइड है और उसमें उन्होंने आत्महत्या के कारणों पर स्टडी की और उन्होंने विशेष बल दिया कि व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो ये कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना की विसंगति का परिणाम होता है। सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी ये समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की एक समन्वित शाखा है, जिसमें नेतृत्व, समाजीकरण, नेतृत्व, समाजीकरण और प्रिजुडिसेस इत्यादि मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, अब बात करते हैं समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में संबंध की। सामाजिक मानव विज्ञान यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी समाजशास्त्र के काफ़ी निकट है। समाजशास्त्र में जटिल समाजों का अध्ययन होता है और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान में सरल समाजों का अध्ययन होता है। बच्चों, मानव विज्ञान जो है उसका विकास और उदय और विकास जो है वो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में हुआ, पश्चिमी विद्वानों के द्वारा हुआ और इसीलिए जो पश्चिमी विचारक हैं वो ये मानते हैं कि उन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा, गैर यूरोपियन समाज और यूरोपियन समाज। गैर यूरोपियन समाज में उन्होंने कृषक समाज और जनजातीय समाजों को शामिल किया और यूरोपियन समाज में उनके पश्चिमी औद्योगिक समाजों को उन्होंने शामिल किया और इसी दृष्टि से उन्होंने मानव विज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन बच्चों, ये जो समय है वो भूमंडलीकरण का समय है, ये जो समय है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समय है, ये जो समय है वो एथनिक आइडेंटिटी का समय है। अब जनजातीय समाज या कृषक समाज पिछड़े नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में वो जो पश्चिमी अवधारणा थी वो बिल्कुल व्यर्थ थी। भारत को यदि समझना है, भारतीय समाज को यदि समझना है तो उसको भारतीय दृष्टिकोण से ही समझना पड़ेगा। कृषक समाज या जनजातीय समाज पिछड़े समाज नहीं है, वो विशिष्ट समाज अवश्य हैं, विशिष्ट संस्कृतियां अवश्य हैं और जनजातीय समाजों को जब हम उनकी विशिष्टता के संदर्भ में समझेंगे तभी हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए जो सामाजिक मानव विज्ञान है उसका विकास हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ। सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो उसके पास अपने अध्ययन पद्धतियां हैं, यानी सर्वेक्षण कार्य और सहभागी अवलोकन पद्धति और सर्वे, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सहभागी असहभागी अवलोकन पद्धतियां ये इसका विषय है और समाजशास्त्र भी इन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करता है। बच्चों, भारत जो है परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है। भारत में ग्रामीण नगरीकरण की प्रक्रियाएं हैं। यहाँ गांवों में भी शहर के तत्व मिल जाएंगे और शहरों में गांवों के तत्व मिल जाएंगे। इसी विभिन्नता और विशेषता के कारण सामाजिक मानव विज्ञान जो है वो समाज, भारतीय समाज को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखता है। अब हम बात करते हैं बच्चों पुनरावृत्ति की, यानी आज के पाठ में आपने क्या पढ़ा। आज आपने समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र पढ़ा, आपने समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पढ़े, आपने अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान और सामाजिक मानव विज्ञान से संबंध समाजशास्त्र का पढ़ा। उम्मीद है बच्चों आज का जो पाठ है वो आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा और अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। ये प्रश्न हैं, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, समाजशास्त्र के राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंधों पर चर्चा कीजिए, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान किस तरह से संबंधित हैं, विज्ञापन किस तरह से उपभोग की आदतों पर प्रभाव डालते हैं और सामाजिक इतिहास की विषय वस्तु पर टिप्पणी कीजिए। बच्चों, आप जो है इसका ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। इस अध्याय के संबंध में जो पाठ्य सामग्री है और अभ्यास कार्य है ये दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बिंदु पे आपको शंका है या अस्पष्टता है तो आप अपने शिक्षक से ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन ई लर्निंग या व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर उसका समाधान भी कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर भी उपलब्ध होगा, जिसे आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। धन्यवाद।